नमस्कार दोस्तों, आज हमारी कहानी का विषय है बुढ़ापे का दर्द। सुनिए, कल पापा जी का रिटायरमेंट का दिन है। फिर पापा जी पूरे दिन घर में ही रहेंगे क्या? बड़ी बहू अनीता अपने पति सुरेश से बोली। सुरेश बोला, हाँ अनीता, घर में ही रहेंगे और कहाँ जाएंगे। मतलब अब उनकी पूरे दिन सेवा करनी पड़ेगी। आप तो उस दिन कह रहे थे बस थोड़े दिन और फिर मुझे पापा जी की सेवा नहीं करनी पड़ेगी, मगर अब तो पापा जी पूरा दिन सिर पर बैठकर तांडव करेंगे। कभी यह दे दो, कभी वह दे दो। क्या पूरे दिन मैं यही सब काम झुलाकर बोली अनीता? सुरेश बोला, एक बार पापा के रिटायरमेंट के पैसे आ जाने दो अनीता। तुम्हें तो याद ही होगा, पापा कल कह रहे थे रिटायरमेंट होने के बाद सारी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दूंगा और जो रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलेगा वह भी तुम दोनों भाइयों में आधा आधा बांट दूंगा। हम दोनों भाई भी अलग हो जाए, फिर हम पापा जी को हमेशा के लिए छोटे के पास रहने भेज देंगे। बस एक बार प्रॉपर्टी का हिस्सा आ जाने दो, तब तक सेवा कर लो पापा की। वैसे भी मैंने तो पहले ही सोच लिया है, उम्र भर मैं उन्हें अपने पास नहीं रखने वाला, इसलिए तुम क्यों चिंता करती हो? अनीता बोली, हाँ मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ कि कब पापा जी की प्रॉपर्टी हमारे हाथों में। दूसरी तरफ घर की छोटी बहू सीमा अपने पति नरेंद्र से बोली, कल से पापा जी पूरे दिन घर में ही रहेंगे, मतलब हमारी आज़ादी तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और ऊपर से उन्हें समय समय पर चाय नाश्ता और खाना दो, वह अलग। कम से कम जब वह ऑफिस जाते थे तो सुबह सुबह घर से निकल जाते थे और फिर सीधा रात को ही उनका चेहरा देखना पड़ता था, मगर अब पूरे दिन उनका चेहरा देख। नरेन, कोई तो उपाय सोचो ताकि मुझे उनकी पूरे दिन सेवा न करनी पड़े। वैसे भी पूरे दिन पापा जी का चेहरा देखने का मुझे कोई शौक नहीं है। नरेन बोला, यह मत भूलो सीमा, सेवा करोगी तो ही तो मेवा मिलेगा। सीमा बोली, मैं कुछ समझी नहीं। नरेन बोला, भूल गई, पापा जी के रिटायरमेंट के पैसे आने वाले हैं। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हें उनके पूरे पैसे मिले? सीमा बोली, अरे हाँ नरेन, यह तो मैं भूल ही गई थी। अब तो पापा जी की सेवा करनी ही पड़ेगी। दूसरे दिन हरिप्रसाद जी के रिटायरमेंट का दिन था। ऑफिस वालों ने मिलकर हरिप्रसाद जी के लिए पार्टी और उन्हें रिटायरमेंट के बाद वाले पैसे दिए गए। दोनों बेटे भी अपने अपने ऑफिस से पापा जी की ऑफिस वाली पार्टी में गए। खूब सम्मान दिया गया हरिप्रसाद जी को और वहाँ के मैनेजर हरिप्रसाद जी के बेटों से बोले, तुम्हारे पापा जी ने जिंदगी भर खूब मेहनत की है, अब उन्हें खूब आराम। आज तुम लोग जो हो इन्हीं की बदौलत हो। दोनों बेटों की नज़र तो पापा जी के रिटायरमेंट के पैसों पर थी। ऑफिस से निकलते ही बड़ा बेटा सुरेश बोला, लाइए पापा, यह पैसों वाला बैग मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें संभाल कर रखता हूँ। इतने में छोटा बेटा नरेश, पापा आप कहें तो मैं घर जाते जाते ये पैसे बैंक में जमा करा आऊँ, वैसे भी इतने पैसे घर में रखना ठीक नहीं। हरिप्रसाद जी बोले, तुम दोनों पैसों की फिक्र मत करो, इन्हें मैं मेरे खाते में जमा कर आऊँगा। यह सुनकर एक पल के लिए दोनों बेटों की उम्मीदों पर पानी फिर। हरिप्रसाद जी भी शायद मन ही मन जान चुके थे कि उन्हें अभी किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, इसलिए वे खुद ही अपने पैसे बैंक जाकर अपने खाते में जमा कर आए। हरिप्रसाद जी रिटायरमेंट तो हो गए, मगर अब भी सुबह जल्दी उठ जाते और अखबार लेकर बैठ जाते। शुरुआत के दिनों में तो बहुओं ने भी उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। रोज सुबह टेबल पर उनका चाय नाश्ता और समय पर खाना भी पहुंचा देती। मगर एक महीने में ही दोनों बहुएं एक दूसरे से बोली। पहले तो बुढ़ा ऑफिस के लिए निकल जाता था, वही अब तो पूरे दिन इनकी सेवा करनी पड़ती है। न जाने कब प्रॉपर्टी का बंटवारा करेगा, फिर हम इन्हें हमेशा के लिए गांव भेज देंगे। जब दोनों बहुओं ने देखा कि हरिप्रसाद जी तो प्रॉपर्टी के बंटवारे या रिटायरमेंट के बाद आए पैसों का बंटवारा करने की बात ही नहीं करते, तो बहुओं ने ससुर की सेवा में आनाकानी शुरू कर दी। रोज की तरह आज भी हरिप्रसाद जी सुबह जल्दी उठकर अखबार लेकर बैठ और बोले, सीमा बेटा, जरा मेरे लिए चाय नाश्ता तो ले आओ, मुझे फिर दवाई भी लेनी है। सीमा बोली, पापा जी, इनके ऑफिस जाने में देरी हो रही है, अभी मैं इनके लिए टिफिन बना रही हूँ, आप अनीता भाभी से कह दीजिए आपका नाश्ता बनाने को। और सीमा झटपट रसोई में वापस चली गई। हरिप्रसाद जी ने अपनी बड़ी बहू अनीता को आवाज लगाई। थोड़ी देर तो अनीता आई ही नहीं, मगर
हरिप्रसाद जी के कई बार पुकारने पर वह आई। पापा जी, क्या हुआ, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? हरिप्रसाद जी बोले, बेटा जरा मेरे लिए चाय नाश्ता बना दो, मेरी दवाई लेने का समय हो गया है। अनीता बोली, पापा जी मैं तो इनके साथ ही अभी बाइक पर निकल रही हूँ। ये ऑफिस जाते जाते मुझे ब्यूटी पार्लर छोड़ देंगे। आप एक काम करिए, सीमा से बोल दीजिए। आज तो सुबह का नाश्ता ही नहीं मिला हरिप्रसाद जी को, उन्हें आज ही बिना नाश्ते के ही दवा। सीमा अपनी जेठानी अनीता से बोली, भाभी मुझसे तो इस बुढ़े की सेवा और नहीं होती, न यह बुढ़ा हमें इनके रिटायरमेंट के पैसे दे रहा है और न ही प्रॉपर्टी का बंटवारा कर रहा है। अनीता बोली, हाँ छोटी, हमें इस बुढ़े को इसके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। आगे से हम दोनों इनका एक भी काम नहीं करेंगे, तब जाकर इस बुढ़े की अकल ठिकाने आएगी। दोनों बहुओं ने अब ठान ही लिया था कि जब भी हरिप्रसाद जी कोई काम करने को कहेंगे, बड़ी कहेगी छोटी को करने के लिए और छोटी कहेगी बड़ी को करने के लिए कह दो। इस तरह हरिप्रसाद जी दोनों बहुओं के बीच में फंसकर रह जाएंगे और फिर अंत में उन्हें अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। दूसरे दिन हरिप्रसाद जी को बहुत खांसी आ रही थी। उन्होंने बहुओं को आवाज लगाई कि कोई आकर उन्हें गर्म पानी दे। हरिप्रसाद जी के कई बार आवाज लगाने के बाद दोनों बहुएं एक साथ आकर बोली, पापा जी रसोई यहीं बगल में ही तो है, कहाँ समय लगता है पानी लेने में। अब से खुद का काम खुद ही कर लिया कीजिए, बार बार हमें मत पुकारा कीजिए, समझे? हमें वैसे भी घर के अन्य काम, रिटायर आप हुए हैं, हम नहीं। हरिप्रसाद जी को बहुओं का यह बर्ताव कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे अपनी पत्नी कांता जी की तस्वीर देखकर रोने लगे और बोले, देख रही हो कांता, क्या हाल हो गया है मेरा। काश तुम मुझे छोड़कर यूं जल्दी ऊपर नहीं जाती। हरिप्रसाद जी अतीत के गलियारों में खो गए। हरिप्रसाद जी और कांता जी के दो बेटे थे, सुरेश और नरेन, और एक बेटी थी आशा। हरिप्रसाद जी पूरा दिन ऑफिस में मेहनत करते, तब जाकर घर का खर्च। हरिप्रसाद जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। उन्होंने अपने माता पिता की सेवा में कभी कोई कमी नहीं आने दी थी। हरिप्रसाद जी की माँ की एक किडनी खराब हो गई थी। उस समय भी हरिप्रसाद जी ने पैसों की परवाह न करते हुए अपनी माँ का अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाया। उस समय उनके घर की हालत पैसों के मामले में कुछ खास नहीं थी। उनके सिर पर लाखों का कर्जा हो गया था। फिर भी इतना करते हुए भी वे अपनी माँ को न बचा पाए। हरिप्रसाद जी के पिताजी हमेशा कहा करते थे, बेटा तुमने और बहू ने हम बूढ़ों की बहुत सेवा की है। देख लेना, एक दिन तुम्हारे बेटे और उनकी पत्नियां भी तुम्हारी खूब सेवा करेंगी। मगर आज अपनी ही बहुओं का ऐसा व्यवहार देखकर हरिप्रसाद जी को अपनी पत्नी कांता जी की बहुत याद आ रही थी और वे सोच रहे थे, शायद कलयुग की संतान ऐसी ही होती है, तभी तो आज मुझे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। दोनों बेटों की शादी के बाद अक्सर कांता जी हरिप्रसाद जी से कहा करती थी कि बेटे बहुओं में बहुत बदलाव आ चुका है। वे लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि वे लोग हमें रखेंगे, मगर इनके मन में लालच है। तब हरिप्रसाद जी कांता जी की बातों को अक्सर टाल दिया करते थे और कहा करते थे, भाग्यवान, पता नहीं तुम औरतों को बेटों की शादी के बाद क्या तकलीफ हो जाती है। तुमको तुम्हारे घर में आई लक्ष्मी पर ही शक होने लगता है। मगर आज मुझे समझ आया कि कांता हमेशा सच कहती थी और मैं उसकी बातें नज़रअंदाज कर देता था। शायद कांता जान चुकी थी कि बुढ़ापे में कोई उनकी सेवा नहीं करेगा, तभी तो जल्दी ऊपर चली गई। काश कांता, मैं भी तुम्हारे साथ ही ऊपर आ जाता। कहते हुए हरिप्रसाद जी की आंखें फिर भर आई। तभी उनके मोबाइल की घंटी बजी तो सामने से बेटी आशा बोली, पापा कैसे हैं आप? हरिप्रसाद जी बेटी की आवाज़ सुनते ही खुश हो गए। वह बेटी को कोई चिंता नहीं देना चाहते थे, इसलिए बेटी मैं ठीक हूँ। पापा आप आवाज़ से तो ठीक नहीं लग रहे, आशा ने कहा। हरिप्रसाद जी बोले, नहीं बेटा, बस ऐसा ही।
थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, खांसी हो गई है। आशा दूसरे शहर में रहती थी, जो लगभग 4 घंटे की दूरी पर था। वह बोली, पापा आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, मगर बच्चों की परीक्षाएं भी नज़दीक आ रही हैं, इसलिए अभी तो नहीं आ पाऊंगी। मगर आप समय पर दवाई ले लीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। हरिप्रसाद जी बोले, हाँ बेटा, तुम मेरी बिल्कुल फिक्र मत कर। और उन्हें जोरदार खांसी आ गई। इतने में बड़ी बहू अनीता बोली, मुंह पर हाथ रखकर खांसा कीजिए, घर में बच्चे भी हैं, कहीं आपकी वजह से हम में से किसी को खांसी हो गई तो? आपका क्या है, आपको तो घर पर रहकर आराम ही करना है, मगर हम सबको तो पूरा दिन काम करना होता है। बच्चों को स्कूल और पढ़ाई, और हमें रसोई और घर संभालना होता है। आइंदा से खांसते समय मुंह पर हाथ जरूर रखा कीजिए। छोटी बहू सीमा कहाँ पीछे रहने वाली थी। वह बोली, पापा जी मैं तो कहती हूँ आप अपने कमरे से ज्यादा निकला मत कीजिए। हरिप्रसाद जी तो बेचारे अपने लिए सिर्फ गर्म पानी लेने आए थे। वह भी बहुओं को ही कहा था कि वे ही दे दे, मगर उन्होंने ही कहा था खुद से ले लिया करो, और अब इतना सुना रही थी। वह अलग। अगले दिन रविवार था। बेटे बहू ने घूमने का प्लान बनाया था। घर की वॉशिंग मशीन खराब थी, जिस वजह से हरिप्रसाद जी के बहुत सारे धोने के कपड़े जमा हो गए थे। हरिप्रसाद जी जानते थे बहुएं तो उनके कपड़े धोने वाली है नहीं, इसलिए खुद ही बाथरूम में कपड़े धोने बैठ गए। जब दोनों बेटों ने हरिप्रसाद जी को बाथरूम में कपड़े धोते देखा तो सुरेश बोला, पापा आपको हम दोनों भाइयों को अलग कर प्रॉपर्टी में और पैसों का बंटवारा कर देना चाहिए। आप देखो, दोनों बहुओं में से कोई भी आपकी सेवा करने को तैयार नहीं है। कम से कम सब कुछ हमें दे देते तो इसी बहाने हम लोग आपकी सेवा तो करते। छोटा बेटा नरेन बोला, हाँ पापा, आपने तो कहा भी था कि आप रिटायरमेंट के बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी और पैसों का बंटवारा कर देंगे, मगर अब 2 महीने हो चुके हैं आपका रिटायरमेंट हुए और आपने हमें अब तक कुछ भी नहीं दिया। हरिप्रसाद जी को बेटे बहुओं की मंशा समझ आ चुकी थी, तभी तो उन्होंने अब तक किसी को कुछ भी नहीं दिया था। वे चुपचाप अपने कपड़े धोते रहे। आखिर अब तो उन्हें सब कुछ समझ आ ही गया था कि बेटे बहुओं की नज़र तो सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी और पैसों पर है। अभी जब इनके हाथ प्रॉपर्टी नहीं लगी है तो मेरा यह हाल कर रहे हैं, कल को अगर मैं इन लोगों को अपनी प्रॉपर्टी दे भी दूं। हरिप्रसाद जी सोचने लगे, जब अभी यह मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। इतना कह आशा हरिप्रसाद जी को अपने घर ले गई। थोड़े दिनों बाद दोनों बेटे बहुएं यह सोचकर डर गए थे कि कहीं पापा सारी प्रॉपर्टी और पैसे बेटी को न दे, और आखिरकार वही हुआ जिसका उन्हें डर था। घर खाली करने के पेपर लेकर कोर्ट से एक आदमी जब उनके दरवाजे पर पहुंचा तो सभी का चेहरा ऐसा उतरा मानो काटो तो खून नहीं। वे चारों अपने पिताजी से माफ़ी मांगने दौड़े चले गए, मगर हरिप्रसाद जी बोले, मैं जानता हूँ तुम लोग मेरे लिए नहीं, मेरी प्रॉपर्टी और पैसों के लालच में मुझसे माफ़ी मांगने आए हो, मगर बेटी आशा के साथ रहकर मुझे मेरे बाबूजी की एक बात याद आ रही है। वे कहते थे, तुमने मेरी बहुत सेवा की है हरिप्रसाद, एक दिन तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी खूब सेवा करेंगे। यह बात 16 आने सच है। आज मेरी बेटी ने यह साबित कर दिया। हाँ, तुम लोग जिस प्रॉपर्टी के लालच में यहाँ माफ़ी मांगने आए हो उसका अब कोई फ़ायदा नहीं। मैंने मेरा सब कुछ अपनी बेटी और उसके बच्चों के नाम कर दिया है। कल तक तुम लोगों को मेरी पुश्तैनी मकान खाली कर देना होगा, फिर आगे मेरी बेटी की मर्जी, वह चाहे इसका जो करे। मेरे कहने को ही सिर्फ 2 बेटे हैं, मुझे रखने का फर्ज मेरी बेटी ने निभाया है। यह सुनकर वह चारों हरिप्रसाद जी के पैरों में गिर पड़े, मगर हरिप्रसाद जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया। दोस्तों, क्या बेटों की शादी के बाद उनका परिवार सिर्फ बीवी बच्चों तक ही सीमित हो जाता है कि वे लोग अपने जन्मदाता के साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं? शायद वे लोग यह भूल जाते हैं कि बुढ़ापा तो सबको आना है
और जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।